हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का पार्ट 2.2। पार्ट का नाम है गद्दार कौन। इसके लेखक हैं नारायण लाल परमार। नारायण लाल परमार जी का जन्म 1 जनवरी 1927 को हुआ था। वे छत्तीसगढ़ में नई कविता के प्रारंभिक कवियों में से एक थे। वे हिंदी और छत्तीसगढ़ी के ख्याति नाम के कवि थे। लेखक यह कहानी राजा और राजपुरोहित के बारे में बताए हैं। नवलगढ़ राज्य में हमेशा की यह प्रथा चल रही है कि हर साल दशहरे के दिन राजधानी में एक बड़ा सा मेला लगता है। वहाँ के प्रजा राजा को अपने शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ भेंट देते हैं और राजमहल को खूब सजाया जाता है। पूरे नगर में उत्सव का माहौल रहता है। दूर दूर से नृत्य करने वाले आते हैं, संगीत के कलाकार भी आते हैं और जगह जगह रामलीला होता है। सचमुच उस दिन राजधानी सजी धजी दुल्हन से कम नहीं लगती है, दुल्हन की तरह लगती है। उस साल राजा को इतना भेंट चढ़ा कि राजा राम साहब खुद आश्चर्य में पड़ गए। राजपुरोहित राजा साहब की बहुत तारीफ किए और उनकी तुलना श्री रामचंद्र जी से करने लगे। वे यह भी कहने में नहीं चुके कि संसार में ऐसा कोई राज्य है तो यह नवलगढ़ ही है, जिसमें शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं। ये सारी बातें सुनकर राजा साहब बहुत खुश हुए। पंडित राम भगत को राजा अपने राजपुरोहित कम और दोस्त अधिक मानते थे। राजा अपनी प्रशंसा प्रकट करते हुए पंडित जी को ढेर सारी सोने की मुद्राएं भेंट दी। रात को पंडित जी अपने घर में पंडिताइन से कहता है कि यह काम मेरा ही है, मतलब पंडित राम भगत का ही है, जिन्होंने राजा साहब के यश को चारों दिशाओं में फैलाया है। राजा साहब उनकी हर बात को आदरपूर्वक मान लेते हैं। वे दूसरे राजाओं की तरह आमोद प्रमोद और व्यसन में डूबा रहने वाला या आराम करने की इच्छा रखने वाला नहीं है। वे हमेशा प्रजा की भलाई का भी ध्यान रखते हैं और प्रजा भी उन्हें सच्चे मन से चाहते हैं। उन्होंने राजा साहब को जीवन की सफलता के अनेक रहस्य सिखाए हैं। इस तरह पंडिताइन नींद आने से पहले यह मान गई कि सचमुच उसके पति नवलगढ़ राज्य की एक बहुत बड़ी हस्ती है। पंडित राम भगत को जब भी समय मिलता तब अपनी इस विद्या की थोड़ी बहुत ज्ञान अपने इकलौते पुत्र रामचरण को भी देते थे। पंडित को यह विश्वास था कि एक न एक दिन जब राजा राम साह की जगह उनका पुत्र लेगा, तब उनकी जगह भी उनका पुत्र रामचरण बखूबी ले लेगा। अभी तो राजपुत्र और ब्राह्मण कुमार दोनों की पढ़ाई अलग अलग हो रही थी। एक दिन ऐसा भी आया कि जब राजेंद्र शाह राजा हुए और पंडित का पुत्र राजपुरोहित बन गए। उस समय उन लोगों की नई उम्र थी और नए विचार थे। शुरू से ही दोनों टकराने लगे। राजेंद्र शाह अपने पिता से बिल्कुल अलग थे। वह अखड़ और आमोद प्रमोद और व्यसन में डूबा रहने वाला था। इनके उल्टा रामचरण कुछ अधिक बुद्धिवादी और तर्क करने वाला था। राजा का पुत्र अब राजमहल में अब रोज सुबह नृत्य और संगीत सुनने लगे थे। उससे राजेंद्र शाह को
बहुत मजा आता था जब रामचरण उन्हें बीच में कभी रोकता और कभी प्रजा के बारे में तो वे उसे डांट देते थे। अब अजीब सी परिस्थिति आ गई थी। वैसे भी पंडित रामचरण जानता था कि जो बुरी आदत में पड़ जाता है वे जल्दी से बदला नहीं जा सकता है। पंडित रामचरण अपमान सहते और कर्तव्य का पालन करता जा रहा था, परंतु कब तक सहे। इधर राजा की विशाल प्रियता बढ़ती ही जा रही थी और उधर राज खजाना खाली होता जा रहा था। इधर प्रजा के दुख भी बढ़ने लगे। पंडित रामचरण ने राजा को आखिरी और अच्छा सलाह दी, लेकिन उल्टा पंडित को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद भी पंडित रामचरण निराश नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने आसपास के गांवों में शिक्षा प्रचार करना चालू कर दिए। उन्हें इस काम का सफलता मिली। धीरे धीरे राजा के कुछ लोगों को यह बात खटकने लगी। जैसे जैसे पंडित रामचरण का यश बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उनकी शिकायतें भी बढ़ती जाती थी। एक दिन पंडित रामचरण को प्रजा को भड़काने के आरोप में राजा के सामने पेश किया गया। नया राजपुरोहित ने उस मामले को संगीन बताया। उसने कहा, प्रजा को राजा के खिलाफ भड़काना सबसे बड़ा पाप है। यह बात राज दरबारियों ने भी मानी। उस समय बेचारा रामचरण क्या करता, कोई बात वहां पर उसकी सुनते नहीं थे। पंडित रामचरण को मृत्यु दंड सुनाने का फैसला लिया गया, लेकिन राजेंद्र शाह ने पंडित रामचरण से पूछा, मृत्यु दंड से पहले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो कहो। तब रामचरण ने कहा, महाराज अब तक मैंने आपको अपनी शक्ति के अनुसार बहुत सारी बातें बताई है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मोतियों की फसल उगाने का गुण भी मैं आपको बता दूं। ये बात सुनकर वहां खड़े दरबारी दंग रह गए। कुछ लोगों को लगा कि कहीं ये धोखा देकर यहाँ से भाग न जाए, किंतु राजा ने उस पर विश्वास किया और कहा, हम तुम्हें मौका देंगे, अपनी यह विद्या भी तुम हमें अवश्य सिखा दो। राजा से आज्ञा लेकर पंडित रामचरण अपने काम में लग गया। उसने राजा से कहा, कुछ बीजे जमीन ली। उसने उसको जोत कर गेहूं डलवा दिया, लेकिन शर्त यह रखी गई थी कि वह अपना काम चुपचाप करेगा, कोई भी उसके काम में बाधा न डाले। पंडित राम पुरोहित के दुश्मनों ने बहुत चाहा कि पंडित रामचरण के बच्चा आखिर क्या करता है, लेकिन वे रामचरण के काम के बारे में पता नहीं लगा पाए। फिर गेहूं से अंकुर निकलने लगे और फिर पौधे बड़े बड़े हो गए। एक दिन सुबह सुबह रामचरण राजा और उसके साथियों को लेकर खेत पर पहुंचे। गेहूं के हर एक पौधा ओस की सुनहरी बूंदों से ढका हुआ था। रामचरण ने कहा, महाराज लीजिए आपका मोतियों की फसल। राजा के एक साथी उसको ज्यों ही तोड़ने के लिए बढ़ा, तब रामचरण जोर से चिल्लाया, ठहरो, यह मोतियों का पवित्र फसल है। इसे वही व्यक्ति हाथ लगा सकता है जिसने आज तक देश के प्रति गद्दारी न की हो। सबके चेहरे फीके पड़ गए। कुछ देर तक वे एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे और थोड़े देर में ही जिधर उन्हें रास्ता मिला उधर चल दिए, लेकिन वहां पर सिर्फ राजा ही बच गए। राजा की भी आंखें
खुल गई। राजा भी अपनी गलती मानकर रामचरण के चरणों में अपना मस्तक झुका दिए। बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो हमें अच्छी शिक्षा दे, और हमें ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए जो हमारे पैसों का गलत उपयोग करे। इस कहानी में राजा का बेटा गलत व्यक्तियों से संगति में पड़ गए थे, इसलिए वह समझ नहीं पाए कि पंडित जो कुछ उनको समझा रहे हैं वह सही है। धन्यवाद।